नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर प्रणय सिन्हा और हम इनसे खास तौर पर बात करने जा रहे हैं उनके बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के बारे में। प्रणय, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बेसिक समझना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, तो उसमें आप निवेशकों से जो भी पैसा जुटाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं? क्योंकि बैंक में तो हमारे जैसा एक सामान्य व्यक्ति भी जाता है, वहां पर एफडी कर देता है। जब हम आपके हाथ में पैसा देते हैं और आपके हाथ से वो पैसा फिर बैंक के पास जाता है, तो वो किस फॉर्मेट में जाता है? वो एक सामान्य व्यक्ति जो एफडी करता है उससे कैसे अलग होता है? बिल्कुल। धन्यवाद राजीव जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही सही सवाल है। बैंकिंग एंड पीएसयू में जो मुझे पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है? तो जो सेबी का जो मैंडेट मिला है इस फंड के लिए, उसमें बोला गया है कि 80% जो फंड है वो आपको बैंकिंग के बॉन्ड्स में डालना चाहिए या फिर पीएसयू जो होते हैं गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं उनके बॉन्ड्स में डालना चाहिए। तो ये सेबी का मैंडेट है। अब आते हैं कि हम क्या करते हैं। तो हम चूंकि मैंडेट का एक इंटरप्रिटेशन जो हमने किया है कि ये मैंडेट ये है कि आप एक उसको क्रेडिट रिस्क जिसमें मिनिमम हो उस टाइप के प्रोडक्ट में डालें, इसलिए हमने इसको 100% ट्रिपल ए फंड की तरह बनाया है। और इसमें जैसे अभी अगर इसका हम देखें कि क्या किस किस चीज क्षेत्र में हमने डाला है पैसा, तो अराउंड 80% के आसपास इसमें बैंकिंग एंड पीएसयू के एक्सपोजर्स हैं। बाकी अराउंड 10 से 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज है, जीसेक्स है। और बाकी 5-6% नॉन ट्रिपल ए दूसरे ट्रिपल ए हैं। तो इस हिसाब से ये फंड क्रेडिट वाइज काफी लो रिस्क फंड है। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने जिक्र किया कि ट्रिपल ए वाले ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ हैं, तो ट्रिपल ए का मतलब तो यही हुआ कि जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा जहाँ पर हो सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बाद, मतलब जो सरकार जिस बॉन्ड के लिए, जिस डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए गारंटी दे रही है, उसके बाद जो अगली सबसे सुरक्षित कैटेगरी होती है वो ट्रिपल ए रेटिंग वाली होती है। तो आप सारा पैसा इसमें वहीं पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। जैसा आपने बोला कि हमारा 100% पैसा ऐसे सिक्योरिटीज में जाता है। उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमारा पैसा है, उसके बाद हमारा पैसा बैंकिंग के ट्रिपल ए बैंक में डाला हुआ है या फिर ट्रिपल ए पीएसयूज में डाला हुआ है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है एक कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए? क्योंकि ट्रिपल ए का बहुत सारे मायने हो सकते हैं। कुछ अच्छे ट्रिपल हुए, कुछ थोड़े से नहीं अच्छे ट्रिपल हुए। बट एक बैंक जो है, जो आरबीआई उसको बैलेंस शीट नियंत्रित करता है, देखते रहता है, उस पर नजर रखता है, तो उसका रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है। रिस्क ऑलरेडी कम है ट्रिपल ए का, बट उसमें भी और रिस्क कम होता है। एंड एक पीएसयू जो है, ट्रिपल ए पीएसयू है, वो भारतीय गवर्नमेंट का प्रौद्योगिकी है। एंड उस कारण से उनका जो रिस्क है वो एक तरह से इसको बोलते हैं सूडो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोजर है। तो इस तरह से जी, अगर हम देखेंगे मतलब तो वहां पे इसका सीधे जो सीधे सरकारी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी है। बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है, बट फिर भी है। तो इस तरह से जी देखेंगे तो ये एक काफी सुरक्षित तरीका है निवेश करने का, जहां पे आपको क्रेडिट रिस्क के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और अब मेरा वो सीधा सवाल बता दीजिए कि मैं बैंक में एफडी करने के बदले आपके हाथ में पैसा दूं और आप बैंक की तरफ से जारी किए हुए किसी बॉन्ड में पैसा लगाएं, इन दोनों में फर्क क्या होता है? मुझे आपके हाथ में पैसा क्यों देना चाहिए? चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि चूंकि मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, तो मुझे बहुत सारे चीज का एक्सेस है जो एक रिटेल को नहीं होता है। बिकॉज मेरा जो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर है वो ज्यादा बड़ा होता है। मुझे मार्केट का ज्यादा लोगों से कनेक्शन होता है, क्योंकि ये मेरा 100% काम है, राइट। तो आप ऐसा देखोगे कि जब लॉन्ग टर्म पीरियड में देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो इस तरह के जो फंड्स होते हैं, बैंकिंग पीएसयू ये सब, ये जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आउट परफॉर्म एक एफडी को। तो जैसे मैंने बताया कारण आपको कि ये सब रीजंस होते हैं, क्योंकि मेरा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट बेटर होता है। मेरा मेरे पास काफी सारे निवेशकों का पैसा होता है, जिसके कारण मेरा साइज बड़ा होता है, उसका भी एडवांटेज होता है।
एंड तीसरा ये चीज है कि इस फंड में आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छा मिलता है, सो रिस्क आपका लो है। बैंकिंग एंड पीएसयू टाइप का रिस्क है तो विच इज उसके बराबर ही रिस्क है। एंड आपको लिक्विडिटी बेटर मिलता है। आपको कोई अगर आपने डाला और पैसा निकाल लिया तो आपको कोई प्री विड्रॉल पेनल्टी नहीं लगता है जो आपको एफडी में लगता है। एंड आपने आज डाला एप्लीकेशन, आपको कल पैसे मिल जाएंगे। तो आपको कुछ जो मेथड ऑफ विड्रॉल भी काफी आसान होता है कंपेयर टू एन एफडी। तो उस हिसाब से ये एक निवेशक के लिए काफी आसान तरीका है टू गेट अ गुड रिटर्न, ऐसा हमारा मानना है। जी बिल्कुल। और अब इसके बाद मेरा अगला सवाल होगा कि मैं आपके पास जब पैसा दूं आपके हाथ में, तो वो कितने समय का पैसा होना चाहिए? मतलब मेरे पास मुझे उस पैसे की वापस कितने समय बाद ज़रूरत पड़ने वाली हो, तब मैं वो पैसा आपके हाथ में रखूं इस फंड में निवेश करने के लिए। बिल्कुल। तो हमारा क्या मानना होता है कि नॉर्मली जो फंड का जो ड्यूरेशन होता है, एक ड्यूरेशन कंसेप्ट होता है, उसके बराबर ही आपको एटलीस्ट पैसा रखना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हो सकता है कि आप नॉर्मल तो जनरली हम लोग अच्छा कर। आपके इस फंड की, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड की आइडियल ड्यूरेशन क्या है? तो ये जो फंड है हम लोग 1.5 साल से 2.5 साल के बीच के ड्यूरेशन चलाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इनकरेज करते हैं कि कोई आदमी जिसका 1.5 साल या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तभी वो आए। अदरवाइज क्या होता है कि बीच में वोलेटिलिटी के कारण आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे जो आपको मन लायक रिटर्न है वो मिलने का थोड़ा रिस्क हो जाता है। जी। तो उस कारण से हम इनकरेज नहीं करते लोगों को कि छोटे 3-6 महीने के रिटर्न के लिए वो आए। और मान लीजिए मुझे 5 साल का पैसा रखना है, तब इस फंड में रखें या आप ही का कोई दूसरा फंड चुन लें? तो वो आपको समय समय पर बदलना होगा वो थॉट प्रोसेस। अगर आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल जो होता है वो पीक आउट करके अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, तो बेहतर यही होगा कि आप एक फंड में जाएं जिसका इंटरेस्ट रेट ड्यूरेशन ज्यादा हाई हो इसके मुकाबले। पर अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट यही रहेगा या ऊपर जाएगा, तब तो ऑब्वियसली आपको इस तरह के फंड जहाँ पे इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ड्यूरेशन फंड, जो 1.5 साल से लेके 2.5-3 साल तक बिजनेस चलाते हैं, तो वो उस समय ज्यादा उपयुक्त होते हैं। जी। और इंटरेस्ट रेट पीक कर गया या नहीं? मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ तक वो ऊपर जा सकता था वहाँ तक गया या नहीं? बीच में पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा रेट बढ़ा है, आरबीआई ने लगभग 2.5% के आसपास नीचे से रेट अपने बढ़ा दिए। उसका असर हमें पूरे बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में दिख ही रहा है, बॉन्ड मार्केट में दिख ही रहा है। लेकिन अब बात वही है कि पीक कर गया या नहीं किया? इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल अभी दिख रहा है, उस पर आपका नज़रिया क्या है? सो अब अगर हम देखेंगे कि आरबीआई ने क्या लास्ट 1-1.5 साल में किया था, तो आरबीआई ने ऑलमोस्ट जैसा आपने बोला 2.5 से लेकर 3% तक रेट बढ़ाए हैं। सो अब लास्ट पॉलिसी में क्या हुआ कि आरबीआई ने ऑलमोस्ट उन्होंने लास्ट ईयर मई से रेट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। वहां से लेके हर पॉलिसी में उन्होंने फेब पॉलिसी तक रेट बढ़ाए। ये पहला पॉलिसी था जिसमें उन्होंने रेट को पॉज पे रखा है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आरबीआई का थॉट प्रोसेस है कि यहाँ पे रेट रखते हैं, पर ये भी है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो रेट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। सो क्या कुछ बदला है? तो बदला ये है कि अब आरबीआई डेटा देखेगा, उस पर एक्ट करेगा। सो अगर अब उसका वो मेंटालिटी नहीं रहा कि वो एक वे में रेट ऊपर ले जाएगा, तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक तरह से इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर गया है। जी। तो अगर इंटरेस्ट रेट पिक आउट कर गया है, तो बॉन्ड बाजार के लिए, मतलब जहां पर लोग डेट का पैसा रखते हैं आपके हाथ में दे करके, उसके लिए इसका मतलब क्या है? अगर पिक आउट हो गया तो क्या इसका मतलब है कि इसी समय डेट में पैसा लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है, और उसमें फिर वापस आइडियल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए उसकी? अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति इस चीज़ को प्ले आउट करना चाहे, एक पॉसिबिलिटी को, कि इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पर लगभग पीक आउट कर गया है, तो उसका सबसे बढ़िया फायदा कैसे उठाया जाए? तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एक अच्छे रेट पे अपना पैसा डिप्लॉय करने को मिल रहा है। अब आप देखोगे, जैसे आपको एक सिंपल सा कंपैरिजन दूंगा मैं। यही बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड आज से 1.5 साल पहले
ये इसका जो आपको यील्ड मिलता था वो 4.5 से 5 के बीच में मिलता था। अब ये 7.25 से 7.5 के बीच में मिल रहा है। तो आप अगर एक बिल्कुल सामान्य आदमी के नजरिए से देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 2.5 से 3% ऊपर मिल रहा है, जो आपको 1.5 साल पहले मिलता था। और चूंकि रेट ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है, अगर हम आरबीआई के पिछले एक्शन को एनालाइज करें, तो इसका मतलब है कि और मार्क टू मार्केट लॉस ड्यूरेशन से होने की भी संभावना कम है। इसका मतलब है कि आपको रेट अच्छा मिल रहा है और आपको एमटीएम रिस्क जो बोलते हैं मार्क टू मार्केट लॉस, उसकी भी संभावना कम है। इसका मतलब है कि एक निवेशक के लिए डेट मार्केट में घुसने का एक उपयुक्त अवसर है ये। जी। अच्छा, अभी आपने 2 चीज़ें कही। एक शब्द इस्तेमाल किया आपने यील्ड, दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। रिस्क के हिसाब से देखें, मार्क टू मार्केट लॉस का रिस्क कितना होता है, ये हमें देख के चलना होता है। तो इन दोनों चीज़ों को समझाइए, क्योंकि मैं एक बैंक में जाता हूँ पैसा रखने, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता रहती है कि अच्छा, इतने साल के लिए पैसा दे रहा हूँ, इतना मुझे ब्याज मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड मार्केट में जब पैसा लगाते हैं, वहाँ पे हमें उनका इंटरेस्ट रेट भी समझना पड़ता है और साथ में उसका यील्ड कैसे ऊपर नीचे होता है वो भी समझना पड़ता है। तो अभी अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक कर गया है, तो क्या यील्ड भी पीक कर गया है? यील्ड होता क्या है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। और मार्क टू मार्केट लॉस की संभावना क्यों नहीं लग रही है, अगर इसको एक बहुत बेसिक में समझाना चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको एक जो इंटरेस्ट रेट यील्ड होता है, वो जो आप ब्याज दर की बात कर रहे हो, उसको ही एक तरीका है बोलने का, ठीक है? पर आपको समझाने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने मान लो कि 6 महीना पहले आपने एक एफडी में पैसा डाला 6% पे मान लो, और वही एफडी 3 साल का एफडी है, और वही अब 1 साल बाद वो एफडी आपको 8% में मिल रहा है 2 साल का एफडी। तो अब आप बोलोगे कि मुझे लॉस तो हुआ नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी लॉस तो आपको हुआ ना। आप अगर 1 साल वेट करके डालते 2 साल 1 साल बाद 2 साल के एफडी में, तो आपको 8% मिलता, तो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, राइट? तो उसी को एक तरह से मार्क टू मार्केट लॉस हो रहा है, बट चूंकि आपके स्टेटमेंट में नहीं आता तो आपको लगता है कि नहीं लॉस हो रहा है, बट आपको लॉस हो रहा है। तो एक देखने का नजरिया है। बॉन्ड मार्केट उस चीज को काफी एफिशिएंटली दिखाता है, एफडी में आपको वो एफिशिएंटली दिखता नहीं है, बट लॉस तो आपको होता ही है। उसको आप अपॉर्चुनिटी लॉस बोलो या मार्क टू मार्केट लॉस बोलो, ये बोलने का तरीका है। तो ये एक सिंपल सा चीज है। अब मार्क टू मार्केट लॉस से गेन क्या होता है बॉन्ड टर्म्स में, जो मैंने ड्यूरेशन की बात की, तो मान लो कि आपका ड्यूरेशन 2 है। यहाँ से अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट ऊपर जाता है तो आपको 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 पैसे का लॉस होगा। तो आपको अगर 7.5 का यील्ड है तो आपका 7% का मिलेगा, और उल्टा तब होगा जब रेट नीचे जाएंगे तो आपको 7.5 की जगह 8% का रिटर्न मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है ड्यूरेशन समझने का। जी, बिल्कुल। अब आपके अपने फंड का परफॉर्मेंस जो है, वो आम तौर पे कैटेगरी एवरेज के आसपास रहा है या उससे कभी कई बार थोड़ा बेहतर रहा है? आगे भी आप अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर सकें, इसके लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज, किस तरह की रणनीति लेकर के आप चल रहे हैं? सो थैंक यू। हमारा इन जनरल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और थैंक यू नोटिस करने के लिए, उसको बताने के लिए। हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इस फंड में, चूंकि इसको इंटरमीडिएट ड्यूरेशन फंड बोलते हैं, तो इसमें रिस्क एक पॉइंट के बाद जो ड्यूरेशन रिस्क की मैंने बात की, उसको बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं उसको लेते हैं। एक तरह का डिसिप्लिन रखते हैं। ये डिसिप्लिन नॉर्मल डे टू डे में लगता है एक कंस्ट्रेंट टाइप हो जाता है, बट हम देखते हैं कि जब सिचुएशन ऐसा होता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है, तब ये डिसिप्लिन आपको सबसे ज्यादा काम में आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी आरबीआई अचानक से 50 बेस पॉइंट रेट हाइक कर दिया, या एक बार तो 2014-13 में उसने 300 बेस पॉइंट से रेट हाइक किया था। तो ऐसे जब एक्सीडेंट वाला माहौल होता है, तब ये डिसिप्लिन काम आता है। तो ये डिसिप्लिन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है फंड मैनेजर के लिए, कि वो उसको एक बांधे रखे, ताकि जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है उससे वो मैच करके रिटर्न दे सके। एंड इस तरह का डिसिप्लिन एंड एक जो मैंने बोला कि एक ट्रिपल ए वाला जो हमारा कंस्ट्रेंट है, इस तरह के 2-3 कंस्ट्रेंट हमने अपने ऊपर, फंड केसिंग उसको बोलते हैं, उस पर हमने बना के रखे हुए हैं हर फंड्स में, और बैंकिंग पीएसयू में भी है। इससे एक रिटर्न्स का एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है, एंड उस डिसिप्लिन के अंदर फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि अल्फा जनरेट कर पाए।
तो इससे दो फायदे होते हैं कि अल्फा जनरेट करने का थोड़ा स्कोप है, लेकिन इतना भी स्कोप नहीं है कि आप अगर कुछ गलती हो तो उसे रिकवर न कर पाओ। तो जो अल्फा, इससे क्या होता है कि अल्फा आप कंसिस्टेंटली जनरेट करते हो और वो अल्फा ओवर अ टाइम पीरियड आपको एक सुपीरियर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो अब अंत में एक चीज़ फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि एक सामान्य निवेशक जो है, वो 1 साल, 2-3 साल, 5 साल इस तरह का जो उसके हाथ में पैसा है, उसको अभी ये ध्यान में रखते हुए कि इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक कर चुका है, मतलब ब्याज दरें हमारे बैंकिंग सिस्टम में जितनी बढ़नी थी उतनी लगभग बढ़ चुकी हैं। ये ध्यान में रखते हुए अभी ये 1 साल का पैसा, 2-3 साल का पैसा, 5 साल का पैसा किन-किन डेट फंड्स में लगाए, किस तरह के डेट फंड्स में लगाए? जैसे एक तो आपका जिस फंड पर हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, एक वो उस कैटेगरी में आया, जो शायद 2-3 साल का पैसा हम वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा 1 साल, 2-3 साल और 5 साल, इस टाइम होराइज़न में कौन-कौन से फंड अभी अच्छे रहेंगे? जैसे 1 साल से 1.5 साल का पैसा जो है वो हमारा एक शॉर्ट टर्म फंड है। तो उसमें आप कंसिडर कर सकते हो, वो भी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन फंड है, बट उसका ड्यूरेशन थोड़ा बैंकिंग पीएसयू से हल्का सा नीचे रखते हैं, तो इसलिए 1 से 1.5 साल का पैसा उसमें लगा सकते हैं। 1.5 से 3 साल का पैसा के लिए आपका बैंकिंग पीएसयू फंड हुआ, वो काफ़ी उपयुक्त है। और हमारा ही कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, वो भी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन फंड है, उसमें वो भी ट्रिपल ए ओनली फंड है, तो उसमें लगा सकते हो आप 1.5 से 3 साल का पैसा। और अगर आपको 2.5-3 से लेके 5 साल का पैसा लगाना है, तो आपके पास बहुत सारे फंड हैं, जैसे डायनेमिक फंड है, डायनेमिक बॉन्ड फंड है, जो अगेन उसमें केवल हम सॉवरेन एक्सपोज़र लेते हैं। तो ये सब आपके पास काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है पैसा लगाने का, एंड आप ये देखोगे कि हमने सारे फंड्स लो क्रेडिट रिस्क वाले फंड आपको रिकमेंड किए हैं जी, फॉर कंटिन्यूड गुड एक्सपीरियंस। जी। और क्या ये समझा जाए कि अभी इन सारे टाइम होराइज़न्स में पैसा लगाने का डेट में सब बहुत अच्छा समय है क्योंकि इंटरेस्ट रेट सबसे ऊपर है इस समय? बिल्कुल, अभी चूँकि आपका जो रेट मिल रहा है लास्ट 3 साल के रेट से कंपेयर करोगे तो पहले 5-6% रेट मिल रहा था, आपको 7 साढ़े 7 के आसपास का ब्याज दर मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर केवल देखोगे पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस के मुकाबले, तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है। दूसरा बात ये है कि फ्रॉम आरबीआई के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आरबीआई पॉज़ पे गया है, जो लास्ट 1 डेढ़ साल में पहली बार गया है वो। तो उस एंगल से भी आपको मार्क टू मार्केट लॉस, मार्क टू मार्केट लॉस तो नहीं होगा, बट चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर कल को रेट कट साइकिल होगा तो मार्क टू मार्केट गेन की संभावना आ जाती है। तो वो भी एक आपके पास चीज़ है जो अभी नहीं, लेकिन 6 महीना 1 साल बाद प्ले आउट करेगा। तो वो एक और पॉज़िटिव है। तीसरा आप देखोगे, एंड आप लोग हमारे निवेशक पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे कि यूएस में भी फेड रेट पॉज़ की बात कर रहा है। जो एक माहौल बना हुआ था लास्ट 1.5 साल से कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जैसे फेड हुआ और बाकी जो एशियन सेंट्रल बैंक्स है वो रेट एक दिशा में लगातार बढ़ाते जा रहे थे। वो एक माहौल बना हुआ था, वो भी अब जी, माहौल ऐसा लग रहा है कि खत्म होने को आ रहा है। फेड ने भी इंडिकेट किया अपने डेढ़ डेढ़ वीक पहले पॉलिसी थी उसकी, उसमें उसने इंडिकेट किया कि वो भी पॉज़ पे जाना चाहता है। तो ये सब जी, जो माहौल बन रहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सही समय है एक इन्वेस्टर को, एक निवेशक को डेट फंड में आने के लिए। जी। कोई रिस्क फैक्टर जिसका ध्यान में रखना है अगर आप 1 साल, 2-3 साल, 5 साल का पैसा अभी डेट में लगा रहे हैं तो? बिल्कुल, हर तरह के एक्सपोज़र में आपको रिस्क फैक्टर रहता है, एंड जो हमारा डेट फंड्स है, जो मैं डेट फंड की बात कर रहा हूँ, सो ट्रिपल ए फंड्स की बात कर रहा हूँ। ट्रिपल ए फंड में जो रिस्क फैक्टर रहते हैं, वो क्रेडिट रिस्क फैक्टर काफ़ी कम रहता है, पर ड्यूरेशन रिस्क फैक्टर रहता है। सो आप कोई भी आप अगर एंड ये जानना ज़रूरी है कि ड्यूरेशन रिस्क फैक्टर आपके फ़ेवर में भी काम करता है और आपके अगेंस्ट भी काम करता है। एक निवेशक को हमेशा देखना चाहिए कि जिस फंड में डाल रहा है उसका ड्यूरेशन, लास्ट पब्लिश जो ड्यूरेशन है वो कितना था।
और अगर उसका व्यू है कि रेट ऊपर जाएगा तो उसको एक फंड में डालना चाहिए जिसमें ड्यूरेशन रिस्क फैक्टर कम हो, और उसका अगर व्यू है कि ड्यूरेशन रेट नीचे जाएगा तो उसको ऐसे फंड में डालना चाहिए जिसमें ड्यूरेशन रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा हो, ताकि वो रेट नीचे जाने का उसको बेनिफिट मिल सके। तो ये सब चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। जो क्रेडिट रिस्क आपने कहा, क्रेडिट रिस्क का मतलब सीधा-सीधा ये होता है कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मतलब जहाँ भी जिस बॉन्ड में पैसा लगाया, कहीं वो बॉन्ड इश्यू करने वाली कंपनी डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर देगी। तो बिल्कुल। जैसे आपके फंड हैं जहाँ पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे तो कोई इस तरह का सवाल ही नहीं है। बैंकों में दे रहे हैं, पीएसयूज़ में दे रहे हैं, तो वहाँ इस तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, क्रेडिट रिस्क इसीलिए है ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रणय जी, आपने बहुत आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को समझाया, समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आशा है जल्दी ही आपसे फिर बातचीत होगी। थैंक यू और थैंक यू निवेशकों को भी सुनने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।